ये बात साल 1999 की है। मैं भूपेंद्र सिंह अपने बिजी शेड्यूल में से किसी तरह वक्त निकाल कर अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था, जो कि अब पाकिस्तान के उमरकोट ज़िले में आता था। वैसे तो मैंने कभी भी अपने गांव को देखा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में बस चुके थे। और अब जब सरकार ने दोस्ती बस चालू की थी, तो मेरा मन भी हुआ कि मैं अपने पुश्तैनी गांव, जो कि अब दूसरे मुल्क में आता था, घूम आऊँ। उस गांव को छोड़े मेरे पिताजी को एक अरसा बीत चुका था। लगभग 56 साल हो चुके थे। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आज मैं 41 साल का हूँ। 2 दिन का सफ़र तय करने के बाद मैं पाकिस्तान के उमरकोट ज़िला पहुंचा। सारी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। यहाँ से अब बस या टैक्सी से मुझे 40 किलोमीटर दूर स्थित अपने पुश्तैनी गांव जाना था। सौभाग्य से मुझे गांव से 4 किलोमीटर दूर तक जाने वाली बस खड़ी मिली। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं खुश था, पहली बार अपने पुश्तैनी गांव पहुंचने वाला था। बस स्टैंड पर खड़ी बस लगभग पूरी खाली थी, और इस बस के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैं चुपचाप बस चलने का इंतजार कर रहा था। रात के करीब 8 बजे 6 लोगों को लेकर बस चल पड़ी। रात के 9:30 बजे मैं गांव के पास 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर उतारा गया। बस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से पैदल चलकर 4 किलोमीटर दूर चलने पर आप अपने गांव पहुंच जाएंगे। धड़धड़ की आवाज़ करते हुए वो बस मेरे सामने से निकल गई। सुनसान सड़क, बहुत सारे जुगनुओं का लाइट, और एक थका हारा सा मैं निकल गया। सुनसान सड़क के बीचों बीच थोड़ा डरा सहमा हुआ था। पर मरता क्या न करता, लगभग 1 किलोमीटर दूर चलने पर सड़क मानो गायब ही हो गई। और मुझे लगा कि पाकिस्तान में यह आम बात है, पर यह क्या, सामने सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। मैं एक पल को ठहरा, फिर पीछे जाकर हल्की चांदनी रात की रोशनी में भी देखा। सड़क कहीं न कहीं मुड़ी थी, न कोई दूसरा कच्चा रास्ता आसपास था। मजबूरी में मैं जंगल वाले रास्ते पर चलने का मन बना लिया। जंगल का रास्ता भी मजबूत और सपाट था, मानो सड़क पर पेड़ पौधे उगाए। थोड़ी दूर पर रोशनी में नहाई हुई खूबसूरत विशाल हवेली नजर आई। बड़े से दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। मैं लगभग दौड़ते हुए वहां पहुंच गया। सामने बहुत सुंदर सजी हवेली नजर आई, और मैं हक्का बक्का सा उस हवेली को देखता रहा। मैं लोहे के बड़े से गेट से हवेली निहारने लगा। यह हवेली के चूने से रंगी दीवारें ऐसी लग रही थी मानो आज ही कलर किया है। तभी एक वॉचमैन मेरी तरफ आने लगा। मैं भाव विभोर होकर अपने पुश्तैनी गांव जाना भूलकर सामने खड़ी आलीशान महल जैसी हवेली को निहारने लगा। तभी लगभग 6.5 फीट ऊंचाई वाला पहलवान किस्म का एक वॉचमैन मेरी तरफ आ पहुंचा। उसने मजबूत जिस्म और सलवार कुर्ते पहने हुए थे। एक जॉकेट था, करारी नजर, गोरा रंग, खड़ा चेहरा, सर पर पठानी पगड़ी वाला शख्स बोल पड़ा, तुझे किधर जाना है? उसकी बोली में उर्दू टोन था। उसके जवाब से मैं चौंक गया। वो कोई पठान था। मैं जैसे अचानक होश में आया और लरसते हुए बोला, मैं अपने गांव जा रहा था, पर रास्ता भूलकर यहाँ आ गया। हड़बड़ी को काबू करके बोला उसने। नाम पूछा। मैंने बताया, भूपेंद्र सिंह। पहले तो वो मुझे घूरता रहा कि इस इलाके में यह आदमी कैसे आ गया। थोड़ा रुक कर फिर मुझे लोहे का गेट खोलकर अंदर आने को कहा। मैं भी सफर का थका हुआ चुपचाप अंदर चला गया। मुझे एक लकड़ी से बने कुर्सी पर बैठाकर वह हवेली के दरवाजे पर लटक रही रस्सी खींचने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई मंदिर का घंटा बजा हो। दरअसल वह रस्सी एक घंटे के साथ बांधी गई थी। थोड़ी देर बाद एक 70-75 साल के व्यक्ति ने प्रवेश किया। उन्होंने मुझे ऊपर की खिड़की खोलकर नीचे मुझे एक नज़र देखा। फिर कुछ देर बाद बड़े से हवेली के दरवाजे से एक छोटा सा दरवाज़ा प्रकट हुआ, जो खुल रहा था। मैं तो डर के कारण किसी पुतले की तरह जड़वत हो गया था। दोनों सिपाहियों ने मुझे किसी अपाहिज की तरह बगल में हाथ डालकर लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाकर हवेली का छोटा दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 सिपाहियों की तरह पोशाक वाले व्यक्ति बाहर आए। उनके कमर पर तलवार बंधी हुई थी और हाथ में नुकीले भाले थे। उन्होंने आकर मुझे अंदर चलने को कहा। मैं तो डर के कारण किसी पुतले की तरह जड़वत हो गया था, और मुझे एक सिपाही एक बड़े से बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए ले गया और नम्रतापूर्वक बोला, आप सफ़र से थक गए होंगे, अंदर जाकर नहा लो।
और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर ढकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर का नज़ारा देखने पर तो मैं हैरत में पड़ गया। अंदर एक छोटा स्विमिंग पूल था, साथ एक कतार में बाथरूम और टॉयलेट थे। बाथरूम में गर्म और ठंडे पानी के बड़े बड़े बर्तन भरे हुए थे। कीमती कपड़ों से भरी अलमारी थी, हर बाथरूम में मौजूद थी। इत्र और खुशबू वाली उपटन के साथ लाल और काली मिट्टी भी तांबे के बर्तनों में रखी हुई थी। जैसे तैसे डरता मैं नहा कर बाहर निकला तो एक नौकर ने मुझे कीमती सुंदर कपड़े ला कर दिए। मेरे मना करने पर बोला, ये चौधरी साहब का हुक्म है, आपको ये कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। मैंने चुपचाप कपड़े लेकर पहन कर देखा तो वह शेरवानी थी। मैं तैयार होकर बाहर आया तो नौकर ने मुझे पीछे आने को बोला। वो आगे जाने लगा, साथ में मैं भी पीछे पीछे। एक बड़े कमरे में हम पहुंच गए। वहाँ एक रसोइया खड़ा हुआ था। उसने मुझे खाने में क्या पसंद है पूछा। मुझे तब पता चला कि भूख भी लगी है, तो मैंने कहा जो भी बचा कुछ है खा लूँगा। नौकर मुझे एक आलीशान और विशाल डाइनिंग टेबल के सामने बैठा कर मेरे सामने काजू, खजूर और अंगूर से भरी एक ट्रे और एक जग में पानी, शहद, दूध और सफ़ेद धातु का गिलास लाकर रख दिया। मैं फल खाना शुरू ही किया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तभी अचानक से सामने का दृश्य देखकर मैं तो सहम गया। सामने फल और शरबत, शहद देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जैसे ही मैं खाने लगा तो सामने देखकर मैं चौंक गया। एक लंबा चौड़ा, एक बुजुर्ग, उम्र लगभग 70 या 75, सफ़ेद रंग के कपड़े, सर पर पगड़ी, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और करारी नज़र आते ही मुस्कुराते हुए बोले, सिंह साहब, हमारे गरीब खाने में मैं अमर सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। आप सुकून से बैठकर खाना खाएं और आराम करें। ये रुस्तम आपके लिए खाने का इंतजाम कर रहा है। तभी तो पहरेदार के साथ दो नौकर खाने के 3-4 थाल लेकर हाजिर हुए। खाना टेबल पर रखकर सभी वापस चले गए। फिर चौधरी साहब की आवाज़ सुनाई दी, आप आराम से खाना खाइए और आपके आराम के लिए मेहमान खाने में इंतज़ाम किया गया है। हम सुबह फिर मिलेंगे। कदमों को धीरे धीरे उठाकर वह कमरे से बाहर निकल गए। मैंने फिर अपना ध्यान खाने की टेबल पर दिया। सामने कुछ बड़े कटोरों में थाल ढककर रखे हुए थे। ढककर हटाया तो खाने की महक और घर में बाप से भूख भड़क गई। सामने बकरे की बिरयानी, बंगाली रसगुल्ले, हलीम, पाया, साथ में तंदूरी रोटी और कद्दू की खीर भी थी। मैंने एक साथ इतना खाना, वह भी गर्म और ताज़ा, कभी नहीं देखा था। आज मुझे लगा जैसे कोई एमएलए या एमपी हो और संसद की कैंटीन में खाना खा रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार खूब जमकर खाना खाया। बीच बीच में एक नौकर आकर मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, यह देख रहा था। आखिर पेट ने जवाब दे दिया, इसलिए हाथ धोकर उठा ही था कि सामने रसोइया पान का बीड़ा लेकर खड़ा हुआ था। अब मैं कभी पान तो नहीं खाया, पर आज चुपचाप पान उठाकर मुंह में रख लिया और एक पहरेदार ने मुझे मेहमान खाने की ओर चलने को कहा। मैं लगभग पैरों को घसीटते हुए आराम करने सामने की तरफ बने बड़े से बेडरूम में पहुंच गया। आलीशान महल जैसी हवेली में एक खूबसूरत कमरा, एक राजा महाराजाओं जैसा पलंग, रेशमी मखमली गद्दे और रजाई, हवा के लिए बड़े बड़े झरोखे। मैं चुपचाप जाकर लेट गया। नर्म मुलायम बिस्तर पर तो मेरी आंखें फौरन लग गई। कुछ वक्त बाद नाक में गर्म तेल की खुशबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे पलंग के नीचे कोई बड़े से बर्तन में कोई तेल गर्म कर रहा है। अब मुझे गर्मी भी लगने लगी थी। मैंने रज़ाई को अपने पर से हटाया तो देखता हूँ कि रज़ाई तेल में भीगी होने के कारण मेरी नींद खुल गई है। पूरी तरफ अंधेरा था। मेरी आंखों को आसमां में तारे साफ दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब मैं कमरे से बाहर था या कमरा ही गायब था। जैसे ही कदम नीचे रखा मैं पूरी तरह से तेल में था, जो कि काफ़ी गर्म था और चारों तरफ गर्मी और धुआं महसूस हो रहा था। उसके तुरंत बाद मुझे महसूस हुआ कि चारों तरफ आग से घिर चुका हूँ। मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। मैंने जान बचाने की खातिर हाथ पैर चलाना शुरू किया। मैं चिल्लाने लगा। मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। मेरा दम निकला जा रहा था। लगने लगा कि अब प्राण निकलने की तब निकले। हर तरफ आग ही आग थी। कहीं कोई जिंदगी का नामो निशान नहीं, कोई किनारा नहीं। तभी मैं हैरान परेशान कि इतनी आलीशान महल जैसी खूबसूरत विशाल हवेली में यह तेल और आग कहाँ से आ गया। हवेली का तो कहीं नामो निशान भी मौजूद नहीं था। न किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ थी तो सिर्फ और सिर्फ उस खतरनाक आग की जो मुझे अपने आगोश में लेती जा रही थी। और न मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी और न किसी की आहट सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद मेरे बचने की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी। अब मुझे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। मैंने भगवान को याद किया और अपने आप को आपके हवाले कर दिया।
मैं अब मौत के मुंह का निवाला बनने ही वाला था। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी बच्चों की शक्ल उभर आती थी, जिन्हें अकेले छोड़कर मैं अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था। अब मैं धीरे धीरे आग के अंदर तक जा रहा था और मेरी मौत मुझे अपनी बाहों में भरने को तैयार थी। मेरे प्राण पखेरु कब के उड़ चुके थे और मेरा निश्वर शरीर हवा में धुआं बन के तैर रहा था। मेरा परिवार अब अनाथ और पत्नी विधवा हो चुकी थी। मेरा पुश्तैनी गांव, जिसके लिए मैं सब काम छोड़कर आया था, आज बेबस लाचार अपनी मौत का तमाशा देख रहा था। तभी अचानक आग में से दो भयंकर रूप वाले व्यक्ति मेरे पास आए। उनके चेहरे अजीब थे, जैसे किसी को आग में झुलसने से होते हैं। आंखों में पीलापन और शरीर में दुर्गंध। उन्होंने मेरे शरीर से आत्मा को खींच लिया और एक गंदे कपड़े में पोटली बांध कर ले गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।